नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह हिंदी शब्द बना और भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग कब से किया जाने लगा। इन सब के बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ इससे पहले ही हम एक चीज़ और भी अध्ययन करेंगे कि विश्व में कितने भाषा परिवार हैं और कौन से भाषा परिवार से हमारी हिंदी भाषा निकली है और कौन कौन से भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो करते हैं शुरुआत। तो भारत में सबसे पहले हम देखेंगे भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। तो बता दूं, 5 भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। भारत में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें पहला है भारोपीय भाषा परिवार और इसी का नाम है भारत यूरोपीय भाषा परिवार, या इसी का एक नाम और है आर्य भाषा परिवार। तो यहां लिख देता हूं, आर्य भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। पहला भारतीय भाषा परिवार या भारत यूरोपीय भाषा परिवार, इसी का नाम है, इसी का आर्य भाषा परिवार नाम है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और पांचवा है अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार। तो दोस्तों, विश्व में 7 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 5 भाषा परिवारों की भाषा भारत में बोली जाती हैं और उनमें से भी प्रमुखतः 2 भाषा परिवारों की भाषाएं ही बोली जाती हैं अधिकांश क्षेत्रों में। 3 नीचे की वाली 3 है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और अंडमानी भाषा परिवार। ये बहुत ही कम क्षेत्रों में बोली जाती हैं। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है भारतीय भाषा परिवार। सबसे अधिक, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक कौन से भाषा परिवार की भाषा भारत में बोली जाती है, तो भारतीय भाषा परिवार या दूसरा नाम देते हैं भारत यूरोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार। एक ही बात है, तीनों का एक के ही तीनों नाम है। द्रविड़ भाषा परिवार दूसरे नंबर की
भाषा परिवार की भाषा है, भारत में बोली जाती है, और ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, और वहाँ बोली जाती है। राष्ट्रीय भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार, इनमें बनने वाला मुख्यतः 2 ही प्रश्न हैं। सबसे अधिक भाषा परिवार कौन से भाषा परिवार की भाषा भारत में बोली जाती है, तो वह भारतीय भाषा परिवार। सबसे कम अंडमानी भाषा परिवार। फिर दूसरे नंबर पर भी बोल लेते हैं, सबसे दूसरे नंबर के भाषा परिवार कौन सा है, तो वो द्रविड़ भाषा परिवार है। तो दोस्तों ये थी भारत देश में कौन से भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, इसके बारे में हमने देख लिया है, और आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब हमारी हिंदी भाषा है वो कौन से भाषा परिवार से निकली, इसकी चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा है हमारी हिंदी भाषा निकली है भारतीय भाषा परिवार से। भारतीय भाषा परिवार से निकली है हमारी हिंदी। और हिंदी भाषा का पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ईरानी भाषा में सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को ईरानी भाषा में हिंदू कहा गया। सिंधु शब्द को हिंदू कहा गया, ईरानियों ने कहा, फारसियों ने कहा। तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में सिंधु नदी, या फिर इसी को सिंध नदी भी कहते हैं, सिंध नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसे लोगों को ईरानियों एवं फारसियों ने हिंदू या हिंद, फारसी और ईरानी में स को है बोला जाता है, इसलिए सिंधु से हिंदू बना और सिंध से हिंद। सिंधु या हिंद, सिंधु नदी या सिंध नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसे लोगों को ईरानियों ने फारसियों ने हिंदू या हिंद क्षेत्र के अर्थ में प्रयोग किया। यानी स नहीं बोलते, महाप्राण ध्वनियां नहीं होती फारसी में और ईरानी में। स को है बोलते हैं, तो सिंधु से हिंदू बना और सिंध से हिंद बना। और इसमें ईरानियों ने एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो हिंद शब्द में ईरानी का एक प्रत्यय जुड़ने के बाद हिंदी शब्द बना। कालांतर में आगे चल के ये शब्द कै का लोप हो गया और हिंदी शब्द बच गया। कालांतर में कै शब्द नहीं कह सकते इसे, कै अक्षर का
लोप हो गया तथा हिंदी शब्द बचा। तो इस तरह है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रवासियों के सेंस में ईरानियों ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया, हिंद शब्द का प्रयोग कर आगे चल के ये एक प्रत्यय जुड़ने से हिंदी बना और कै का लोप होने से हिंदी शब्द बना। यहाँ तक हिंदी शब्द भाषा के अर्थ में यूज नहीं होता था। ये है इस हिंदी शब्द का अर्थ था सिंध प्रदेश। आगे और लिखिए एक लाइन, इस हिंदी शब्द का अर्थ था सिंधु प्रदेश या सिंधु देश का क्षेत्र, देश का क्षेत्र, सिंधु प्रदेश का क्षेत्र। शॉर्ट में इसे सिंधु क्षेत्र भी कह सकते हैं, सिंधु क्षेत्र या सिंधु नदी का क्षेत्र या सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र भी कह सकते हैं। इस तरह हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुई और हिंदी शब्द यहाँ सिंधु प्रदेश के क्षेत्र के शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हिंदी भाषा से हिंदी शब्द का कोई लेना देना यहाँ तक तो नहीं था। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के शब्द में के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इसकी चर्चा हम करते हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी रचना जफरनामा में 1424 ईस्वी में किया। उसी में सबसे पहले हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये लिखनी भी बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी रचना जफरनामा में किया। दोस्तों, जफरनामा का प्रकाशन वर्ष है 1424 ईस्वी, ये भी याद रखें। तो 1424 ईस्वी में सर्वप्रथम सरफुद्दीन यज़दी ने हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी रचना जफरनामा में किया। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, पूछ लिया जाता है। तो यहाँ 1424 के बाद हिंदी शब्द दो अर्थों में प्रयोग होने लगा। इससे पहले तो सिंधु क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंदी कहा गया और इसके बाद 1424 से हिंदी भाषा के अर्थ में भी प्रयोग किया जाने लगा और इसके बाद आगे चलकर
सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में बसे हुए लोगों यानी पूरे भारत देश के सेंस में इस शब्द का प्रयोग भी किया जाने लगा। कई बार नहीं कहते हिंदी चीनी चीनी, हिंदी चीनी भाई भाई की ये नारा दिया था, तो उसका अर्थ चीनी से अर्थ है चीन देश का और हिंदी से अर्थ है हिंदुस्तान या भारत देश का। तो भारत देश के सेंस में भी हिंदी शब्द का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा के अर्थ में भी 1424 के बाद में हिंदी शब्द का प्रयोग होने लगा। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे अध्ययन करेंगे हिंदी का उद्भव एवं विकास की कहाँ से आई। तो भारतीय भाषा परिवार से आई और भारत में इसका विकास कैसे हुआ। तो भारत में तीन कालों में अलग अलग 3 कालों में किस तरह से मतलब हिंदी भाषा का विकास हुआ उसकी जो हम चर्चा करते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसको क्या नंबर लगा देता हूँ। इसमें 2 भाषाएं हैं, एक है आदिकालीन आर्य भाषाएं, नहीं सॉरी आदिकालीन नहीं, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत थोड़ी सी मतलब सरल हो गई तो लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत। साथ ही साथ हम इनका समय भी देख लेते हैं। तो इसका समय कई विद्वान 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 900 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसका लौकिक संस्कृत का है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ईसा से पूर्व की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह से ईस्वी शुरू हुई थी और उसी से 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत से बाद में सरल होती होती लौकिक संस्कृत बनी और उसका समय था 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 ही आती हैं, इसके बाद आती है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। खैर नंबर लगाता हूँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में नंबर 3 पर आ जाती है। लौकिक संस्कृत के बाद आई पाली भाषा। पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, तो एक नाम और लिख देते हैं, प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत या पाली का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक आ गई। इसके बाद आती है प्राकृत भाषा, या फिर इसी को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, या शुद्ध प्राकृत भी इसी का नाम है। तो इसके 3 नाम हैं, प्राकृत भाषा या शुद्ध प्राकृत, द्वितीय प्राकृत। और साथियों में बता देता हूँ, पाली में जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश वगैरह दिए थे वो उस समय जनमानस की भाषा थी पाली, और इसलिए उसको
उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और प्राकृत भाषा में महावीर जैन ने, जैन धर्म के जो प्रवर्तक, जो उपदेशक हैं महावीर स्वामी, उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई बौद्ध महात्मा बुद्ध ने कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए। तो उस समय जनमानस की भाषा थी पाली, और पाली को प्रथम प्राकृत भी कह सकते हैं। तो प्रथम प्राकृत या पाली में उन्होंने अपने उपदेश दिए। दूसरी है प्राकृत भाषा या द्वितीय प्राकृत या फिर शुद्ध प्राकृत। शुद्ध प्राकृत, और इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। यहाँ तक तो ईस्वी पूर्व तक बात हो रही थी, 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक पाली में। और प्राकृत में 1 ईस्वी से लेकर ईस्वी, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो गया था, इस 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और इसके बाद आती है, इसके बाद आगे आएगी तृतीय प्राकृत कह सकते हैं, या फिर अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत, पांचवी भाषा। पहले अपभ्रंश नाम लिख देता हूं, अपभ्रंश, या फिर इसी को कहते हैं तृतीय प्राकृत। ये दो तीन नाम इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कोई दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं हो आप, इसलिए दो तीन नाम लिख रहा हूं। इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और इसके बाद आते हैं आधुनिक आर्य भाषाएं। 6 नंबर लगा देता हूं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसमें अपभ्रंश के 7 रूप माने गए हैं। तो उन अपभ्रंश के 7 रूपों की हम पहले आधुनिक आर्य भाषाओं को देख लेते हैं, फिर आगे उसकी चर्चा करेंगे कौन कौन सी अपभ्रंश है और कौन कौन सी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है, कौन सी अपभ्रंश से हिंदी भाषा कैसे निकली, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी 6 नंबर लगाया, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का विकास तृतीय प्राकृत अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश के प्राकृत के 5 भाग हैं, प्राकृत के 5 भागों में बटी हुई है प्राकृत, और पाली अपभ्रंश 7 भागों में बटी हुई है। अपभ्रंश के 7 भाग हैं और इसके 5 भाग हैं, ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। तो इन 7 भागों की हम चर्चा करेंगे क्योंकि इन्हीं से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ एक बात और भी बता दूं, कई अपभ्रंश का उत्तरवर्ती यानी बाद का रूप और हिंदी का प्रारंभिक रूप, उसको अवभट्ट कहा, किसी ने पुरानी हिंदी कहा, किसी ने देशील बयाना कहा, तो विद्यापति जी ने देशील बयाना कहा, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा, और प्राकृताभास यानी प्राकृत का जैसा आभास हो रहा था, तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहा। तो विभिन्न विद्वानों ने इसको अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप को या हिंदी के प्रारंभिक रूप को भिन्न भिन्न नाम दिया, लेकिन
वो कोई अलग से भाषा नहीं है। इसका लास्ट का जो भाग या इसका अपभ्रंश का प्योर भाग और हिंदी का प्रारंभिक भाग को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। वो कोई अलग से भाषाएं नहीं है। अपभ्रंश अपभ्रंश ने अवभट्ट, देसी बयाना, पुरानी हिंदी, प्राकृताभास हिंदी, ये वो अलग से नहीं है। वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ किस किस विद्वान ने क्या क्या माना। तो दोस्तों ये मिटा देता हूँ। आप ये अवश्य याद हो गया होगा आपको, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में दो भाषाएं बोली जाती हैं। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। कई बार यहाँ 1500 ईस्वी पूर्व की जगह 2000 ईस्वी पूर्व कई विद्वानों ने माना है। तो 1500 ईस्वी पूर्व नहीं हो तो 2000 ईस्वी पूर्व भी उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी भारत में भाषाएं तो बोली जाती थी, लेकिन उस जो लिपि वगैरह मिली है वो पढ़ी नहीं गई। तो इसलिए कई विद्वानों ने 2000 ईस्वी पूर्व से इसका समय माना है। तो वो भी यदि 1500 ईस्वी पूर्व नहीं हो तो 2000 ईस्वी पूर्व भी सही माना जाएगा। लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली आई, जिसमें को प्रथम प्राप्त भी कहते हैं 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक। इसमें महात्मा बुद्ध का समय है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश वगैरह दिए, वो पाली यानी प्रथम प्राकृत में दिए। इसके बाद द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत या प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक आई। इसमें महावीर स्वामी जी ने, महावीर जैन ने जो अपने उपदेश दिए, उस समय जो लोक जन की भाषा थी वो प्राकृत थी, उसमें दिए। इसके बाद आई अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के 7 भाग हैं, 7 रूप हैं अपभ्रंश के, और उन 7 रूपों में से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है, उन 7 रूपों से ही। और उसी प्रकार प्राकृत या द्वितीय प्राकृत के भी 5 भाग हैं। तो इन प्राकृत वाले भागों को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपभ्रंश के 7 भाग। और इससे पहले अपभ्रंश का उत्तरवर्ती या हिंदी का प्रारंभिक रूप को विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिया, ये भी याद रखने योग्य बात है। तो ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो पुरानी हिंदी नाम दिया अपभ्रंश, पुरानी हिंदी दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश का उत्तरवर्ती या हिंदी का प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास हिंदी नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देशील बयाना नाम दिया विद्यापति ने। उन्होंने कहा है अपनी रचना में, देशील बयाना सब जन मीठा। तो देशील बयाना नाम दिया विद्यापति ने। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देशील बयाना विद्यापति ने, और अवहट नाम दिया अब्दुल रहमान ने। संदेश राष्ट्र को उनकी रचना है, उसमें अवहट नाम दिया अब्दुल रहमान ने। कई जगह अब्दुल मिल जाता है, कई जगह अब्दुल मिल जाता है, मैं अब्दुल लिख देता हूं, अब्दुल रहमान। अपभ्रंश में अदयमान भी इसी का नाम है। इसकी रचना संदेश राष्ट्र, उसमें इसका अवहट का जिक्र किया है। तो पुरानी हिंदी
अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप या हिंदी का प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी का चंद्रदत्त शर्मा गुलेरिया ने, प्राकृताभास हिंदी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देशील बैना विद्यापति ने, और अवभट्ट उसी को अवभट्ट का अब्दुल रहमान ने या अदयमान ने या अब्दुल रहमान ने। तो ये कोई अलग से भाषा नहीं, ये हिंदी का प्रारंभिक रूप है और अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी सॉरी इसके बाद हम पढ़ेंगे अपभ्रंश के साथ अपभ्रंश के 7 भाग पढ़ेंगे कौन कौन से, और उन्हीं 7 भागों से हिंदी का विकास हुआ। अपभ्रंश के 7 भाग, तो अपभ्रंश के 7 भाग पढ़ेंगे हम और उन्हीं से हिंदी का विकास हुआ है। तो पहला मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और इसी से निकली मागधी अपभ्रंश से निकली बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी एक तो ये होगी बिहारी हिंदी, और उसके बाद दूसरी होगी बांग्ला उड़िया असमिया। बांग्ला, तीसरी उड़िया उड़िया और चौथी होगी असमिया। असमिया ये मागधी अपभ्रंश से निकली। बांग्ला आगे हिंदी नाम है इनके, बांग्ला हिंदी, उड़िया हिंदी, असमिया हिंदी, इस प्रकार मागधी अपभ्रंश से 4 भाषाएं निकली। ये भाषाएं नहीं कह सकते, उपभाषाएं हैं। ये उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं। और उपभाषाओं से किन किन बोलियों का विकास हुआ, तो बिहारी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां हुई हैं, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप। मग में भोज बिहार, यानी बिहारी से 3 है, मैं से मैथिली, मगही, भोजपुरी। मग में भोज बिहार, यानी बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ये हुई मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। इसके बाद दूसरा अपभ्रंश का रूप अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में मराठी हिंदी उपभाषा का विकास है हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश इससे पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। सॉरी, मराठी नहीं, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी उपभाषा देख लो आप।
कंफ्यूज नहीं हो इसलिए उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा। और इस उपभाषा की आगे हम चल के बोलियां भी पढ़ेंगे, और उस एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इसकी भी तीन ही उपभाषाएं हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC से याद रखते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको ABC से भी याद रख सकते हैं, A से, B और C। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी से तीन बोलियों का विकास हुआ है, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद अपभ्रंश का तीसरा रूप में हम पढ़ेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिससे मराठी उपभाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी उपभाषा का विकास हुआ। आगे चल के ये भाषाएं बनी हैं धीरे धीरे, लेकिन जिस समय महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी निकली उस समय उपभाषाएं थी। मराठी अपभ्रंश, जैसे दो भाषाओं की मैं चर्चा करूं, वो बोलियां थी, आगे चल के भाषाएं बनी, जैसे अवधी ब्रज भाषा हो गई, वो बोली थी। चौथा पढ़ेंगे खस अपभ्रंश पढ़ेंगे। चौथा खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी हिंदी और पहाड़ी हिंदी उपभाषा। खस अपभ्रंश से निकली और पहाड़ी से फिर तीन बोलियां निकली, पहाड़ी हिंदी। खस से पहाड़ी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा। और इस पहाड़ी हिंदी उपभाषा से आगे तीन बोलियां निकली, जिसमें मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। मंडियाली भी लिखते हैं, कई जगह तो मंडियाली लिख देते हैं, कई जगह मंडियाली लिख देते हैं, तो मंडियाली लिख देते हैं। कुमाऊनी और तीसरा है गढ़वाली। मंडियाली का एक नाम, अन्य नाम भी है, इसे हिमाचली या पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। आगे हम इनके विस्तार से चर्चा करेंगे तभी। मंडियाली को पूर्वी हिंदी या हिमाचली कहते हैं, और इन दोनों को कहते हैं पश्चिमी। इन दोनों को पूर्वी मंडियाली को पूर्वी हिंदी, और इन दोनों को कुमाऊनी और गढ़वाली को कहते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मंडियाली या कुमाऊनी पूर्वी पहाड़ी, और कुमाऊनी और गढ़वाली मध्यवर्ती पहाड़ी भी इन्हीं को कहते हैं। 5वें नंबर पर पढ़ेंगे शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी नाम पड़ा सूरसेन जनपद के कारण। सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाने वाली भाषा को शोरसेनी कहते हैं। तो शोरसेनी अपभ्रंश। और इससे कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है ये हम देखते हैं। इससे पश्चिमी हिंदी का हुआ और राजस्थानी हिंदी। पहला है पश्चिमी हिंदी, और दूसरा है राजस्थानी हिंदी।
हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली या कोरवी, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, ये 5 बोलियां आती हैं। तो यहाँ तो आनी ये मुश्किल है, चलो दिखा देता हूँ। खड़ी बोली पहली है, खड़ी बोली, खड़ी बोली या फिर इसी का नाम है कोरवी। फिर हरियाणी, हरियाणी या हरियाणवी भी कह देते हैं इसको, इसका नाम बांगरू भी है, इसको बांगरू भी कहते हैं। 3 नंबर पर बुंदेली, बुंदेली ब्रजभाषा और कन्नौजी, बुंदेली ब्रजभाषा और कन्नौजी, कन्नौज के आसपास बोली जाने कन्नौजी, कन्नौजी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। राजस्थानी हिंदी में भी हम देखते हैं पूर्वी राजस्थानी, या पूर्वी राजस्थानी नाम नहीं लिखूंगा मैं यहाँ, जयपुरी लिखो या ढूढ़ाड़ या पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी। जयपुरी का ही नाम है ढूढ़ाड़ी या पूर्वी राजस्थानी। मारवाड़ी, मारवाड़ी 3 नंबर पर है मेवाड़ी, और 4 नंबर पर है मालवी, ये जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, और एक इसमें मेवाती और रह गई। 5 है ये भी, मेवाती, मेवाती। तो 5 अपभ्रंश के 5 रूप हमने देख लिए, इसलिए बोर्ड पर आगे आएगी नहीं, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं और अगली 2 अपभ्रंश के 2 रूप और देखते हैं। ये एक बार रिपीट कर देता हूं। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास, और बिहारी की 3 बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। इसको एक ट्रिक से लिख सकते हैं हम, मग में भोज बिहार, यानी बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। वैसे भोजपुरी, मैं से मैथिली, मैं से मगही और मैं से मैथिली, और बहुत से भोजपुरी और बिहारी हिंदी की। तो ये पूछ लिया जाता है कि कई बार प्रश्न पूछ लिया, बिहारी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। दूसरी है बांग्ला हिंदी उपभाषा, उड़िया हिंदी उपभाषा, असमिया हिंदी उपभाषा। इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश आता है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है, और पूर्वी हिंदी उपभाषा से निकली हैं 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC से याद रख सकते हैं इसको। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी मराठी उपभाषा, हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है, तो ये तो एक ही याद ही रह जाएगी। खस से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है, और इससे मंडियाली, कुमाऊनी या गढ़वाली 3 बोलियों का विकास हुआ है। मंडियाली को कश्मीरी या पूर्वी कश्मीरी कहते हैं, और कुमाऊनी और गढ़वाली को मध्यवर्ती पहाड़ी कहते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और एक और रह गया, इसमें एक तीसरी भाषा और है गुजराती। शोरसेनी अपभ्रंश से गुजराती हो आएगी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी से जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, मेवाती, और तीसरी
गुजराती हिंदी का विकास सोर्स से नहीं अपभ्रंश से हुआ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और मैं इनको मिटा देता हूँ। छठा अपभ्रंश का रूप हम पढ़ेंगे पेशाची अपभ्रंश, जिससे लैंदा और पंजाबी भाषाओं का विकास हुआ है, पंजाबी उपभाषाओं का विकास हुआ है। तो छठा पेशाची अपभ्रंश, इससे लहंदा और पंजाबी की लिपि का नाम ही है लैंदा। पंजाबी की लिपि को लैंदा कहते हैं, और लैंदा एक पेशाची की बोली भी है। और सातवां है ब्राचड़ अपभ्रंश, जिससे सिंधी उपभाषा का विकास हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी उपभाषा लिखूंगा यहाँ, उपभाषा का विकास हुआ, सिंधी उपभाषा। तो ये थी अपभ्रंश के 7 रूप, और इन्हीं 7 रूपों से हिंदी का विकास हुआ। हिंदी का मुख्यतः 3 अपभ्रंशों से विकास माना जाता है, वो भी मैं नोट में लिखवा देता हूँ। नोट लगा के इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से मुख्यतः माना जाता है। तो उसमें आएगा एक मुख्य रूप से तो माना जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश से। एक ही ऑप्शन दे रखा हो इनमें से, तो शोरसेनी अपभ्रंश पहला तो ये। इसके बाद आएगा मागधी अपभ्रंश, और तीसरा आएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी तीनों अपभ्रंशों से मुख्यतः हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अपभ्रंश के 7 रूप आपको बता दिए, और इन 7 अपभ्रंशों में से शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, इनसे हिंदी भाषा का विकास हुआ मुख्यतः। बाकी तो और भी शामिल हैं इनमें, लेकिन मुख्यतः शोरसेनी अपभ्रंश ही माना जाता है। लेकिन ये 2 मागधी और अर्धमागधी बीच में शामिल कर ली गई हैं। तो दोस्तों ये थे अपभ्रंश के 7 रूप, और आज सिर्फ हमने, मुझे लगता है कि काफ़ी पढ़ लिया है, इसलिए आज मैं अपनी लेखनी को विराम देना चाहूँगा। इसलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।